ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आइए खबरों के सिलसिले की करते हैं शुरुआत। लखनऊ के अस्पताल में अग्निकांड की खबर के साथ। बीती रात लखनऊ में बहुत बड़ा हादसा टल गया। एक अस्पताल लपटों से घिर गया, धुएं के गुबार में ढक गया और उस वक्त वहां सैकड़ों मरीज भर्ती थे। सबकी जान पर बनाई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में बीती रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी थी। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, वार्ड के अंदर धुआं ही धुआं भर गया। वक्त रहते 200 से ज्यादा मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। फायर ब्रिगेड और मेडिकल स्टाफ की तत्परता से वक्त रहते मरीजों को बाहर निकाल लिया गया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि अस्पताल में हुए इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। वक्त रहते देखिए किस तरह मरीजों को यहां पर बाहर निकाला गया, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 200 मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अस्पताल लोक बंधु अस्पताल जहां पर आग लगी, लपटों और धुएं का कहर आपको दिख रहा है और बड़ी मुश्किल से मरीजों को यहां पर बचाया गया। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका है। आग लगने की वजह पुख्ता करने के लिए जांच की जा रही है, लेकिन जिस वक्त आग लगी तो सबके हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड भी फौरन मौके पर पहुंची, आग बुझाना शुरू किया गया। सीएम योगी भी एक्शन में आए, फोन पर अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे थे। कई आला ऑफिसर और खुद सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। सभी मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया है। लगभग 200 मरीज थे। जो सीरियस मरीज हैं उन्हें केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। बाकी मरीजों को सिविल अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और सभी मरीज सकुशल हैं। आग से कोई भी हताहत नहीं है। तो गनीमत रही कि अस्पताल में आग लगने से किसी की जान नहीं गई और ये हुआ कि फायर ब्रिगेड और मेडिकल स्टाफ के क्विक रिस्पांस की बदौलत, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया। क्योंकि अगर वक्त रहते मरीजों को बाहर नहीं निकाला गया होता तो न जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी। आग लगने की वजह से मरीज और उनके तीमारदारों के दिल दहल उठे। अपनों को बचाने के लिए लोग चीख पुकार करने लगे, लेकिन अस्पताल के स्टाफ की मुस्तैदी और फायर ब्रिगेड की मदद से लोग अपने अपने मरीजों को लेकर बाहर की ओर भागे। किसी को गोद में तो किसी को स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर लेकर नीचे की ओर भागे। आग अस्पताल के 2nd फ्लोर पर लगी थी। इसे बुझाने के लिए सूचना मिलते ही बिना देर किए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बढ़ने से रोकने के लिए बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी। ऐसे में हेलमेट में लगी लाइट और मोबाइल की टॉर्च के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी अस्पताल में भर चुका धुआं। खिड़की और दरवाजे में लगे कांच को तोड़कर धुआं बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस बीच कुछ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, अस्पताल का स्टाफ मरीजों के तीमारदारों के साथ मिलकर उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल के बाहर निकाल रहा था। रेस्क्यू की जैसी तस्वीरें अस्पताल के अंदर देखने को मिली, वैसी ही अस्पताल के बाहर भी थी। वहां भी कोई मरीज को स्ट्रेचर, कोई व्हील चेयर पर ले जाता हुआ नजर आया तो कोई कंधों पर लाद कर गोद में लेकर मरीजों की जान बचाता हुआ दिखाई पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोई गोद में उठाकर अपने मरीज को भाग रहा है, कि कोई स्ट्रेचर पर ले जा रहा है तो कोई व्हील चेयर पर मरीजों को बाहर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए जहां तहां आपको सिर्फ मरीज ही मरीज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गनीमत की बात यह है, बड़ी राहत यह है कि यहाँ पर 200 से अधिक मरीजों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, वरना ये हादसा और बड़ा हो सकता था। और ये सब कुछ हुआ मेडिकल स्टाफ की तत्परता से, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की सूझबूझ के चलते। एक बहुत बड़ा हादसा यहां पर टाल दिया गया। कांच तोड़कर धुएं को बाहर निकाला गया। इसी बीच लखनऊ के अस्पताल में हुए अग्निकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि बीजेपी स्वयं तो कोई अस्पताल बना नहीं पाती है। अग्निकांड पर सियासी बयानबाजी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया कि बीजेपी स्वयं तो कोई अस्पताल बना नहीं पाती है
और जो पिछली सरकारों ने बनाए हैं उनका सही रखरखाव तक नहीं कर पा रही है। इस अग्निकांड के कारणों की गहराई से जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सुरक्षा के मानकों पर सब इंतजाम दुरुस्त थे, अन्यथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। ये अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और सवाल उठाए हैं राज्य की योगी सरकार पर। योगी सरकार की व्यवस्था को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने यह पोस्ट किया है। तो अस्पतालों का रखरखाव नहीं कर पा रही है बीजेपी, और जो अस्पताल पिछली सरकारों ने बनाए उनका रखरखाव तक नहीं कर पा रही है, ना ही कोई नया अस्पताल बना पाई है। योगी सरकार की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए अखिलेश यादव ने यह पोस्ट किया है। और अब खबर दिल्ली से, जहां एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी खबर दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव से है, जहां 20 साल की एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लड़की को 2 गोलियां मारी गई, लेकिन अभी तक लड़की के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस बीच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लड़की की उम्र 20 साल थी और जीटीबी एनक्लेव में ये वारदात हुई है, जहां पुलिस का कहना है कि लड़की को 2 गोलियां मारी गई, लेकिन लड़की कौन थी, कहां की रहने वाली थी, शिनाख्त अभी तक लड़की की पुलिस नहीं कर पाई है। लड़की का कत्ल गोली मारकर किया गया है। लड़की की उम्र 20 साल थी और 2 गोलियां लड़की को मारी गई है। तो जीटीबी एनक्लेव से इस वारदात की जानकारी मिली है, जहां एक कत्ल हुआ है, हत्या की ये वारदात अंजाम दी गई है एक लड़की के साथ, जहां लड़की को 2 गोलियां मारी गई है। पुलिस के मुताबिक लड़की की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पहली कोशिश पुलिस की शिनाख्त की है और साथ ही पुलिस ने तफ्तीश को अपने आगे बढ़ा दिया है। जीटीबी एनक्लेव में इस वारदात की जानकारी मिली है, जहां एक लड़की के साथ गोली मारकर लड़की को कत्ल किया गया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वही घटनास्थल जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक लड़की को गोली मार दी है। जीटीबी एनक्लेव का एरिया है। अभी बॉडी देख के लग रहा है 20 साल की उम्र होगी लड़की की, और बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। मैम कितने शॉट गोली मारी होंगी वहाँ पे, गन शॉट? मेन तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 2 गोलियां दिख रही है। उम्र कितनी होगी मैम लड़की की? अराउंड 20 साल लग रही है लड़की की। और अब बात स्पेशल रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की, जहां वक्फ कानून के खिलाफ जारी हिंसा का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। बीती शाम कोलकाता सटे दक्षिण 24 परगना जिले में सोनपुर इलाके में दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी को जला दिया। एक साथ कई बाइक में आग लगा दी। ठीक ऐसी ही घटनाएं इससे पहले 2 बार मुर्शिदाबाद में हो चुकी हैं। ठीक इसी पैटर्न पर पुलिस की गाड़ियां फूकी गई हैं, बाइकें जला दी गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 14 अप्रैल दक्षिण 24 परगना का ये इलाका, जहां पर अभी आपको इन तस्वीरों में पुलिस वालों की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। यहां पर पुलिस की गाड़ियों को ही दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। वक्फ के नाम पर यह हिंसा यहां पर हो रही है। सीएम ममता बनर्जी शांति की अपील करते हुए कह रहे कि प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून अपने हाथ में ना ले। लेकिन पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तस्वीर यहां पर दक्षिण 24 परगना की है, दोनों ही तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं दंगाइयों ने किस तरह पुलिस की गाड़ियों को, बाइक को आग के हवाले कर दिया है, और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सुरक्षा बलों को यहां पर इलाके में गश्त लगाते हुए और लोगों से अपने अपने घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही है यहां पर, कि कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे और शांतिपूर्ण तरीके से माहौल को रहने दे। और अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर 8 अप्रैल की है, मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके की, जहां इसी तरह से पुलिस की गाड़ियों और बाइक को जला दिया गया। दूसरी तस्वीर 11 अप्रैल की है। इस बार भी हिंसा का केंद्र मुर्शिदाबाद जिला ही था। यहां सूती और धुलियान इलाके में बिल्कुल उसी पैटर्न में आगजनी की गई और फिर कल यानी
14 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना जिले को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश हुई। तारीख अलग अलग लेकिन तस्वीर एक जैसी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में दंगे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि अब दक्षिण 24 परगना जिले को हिंसा की भट्टी में झोंकने की कोशिश हुई है। यहां आज सबसे पहले सड़क जाम की गई। सूचना मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। ये कल की तस्वीर है। खुद जॉइंट सीपी क्राइम रूपेश कुमार भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया गया, उन्हें खदेड़ा गया। ये लोग कोलकाता पहुंचना चाहते थे, जहां आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन की अपील की थी, लेकिन पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से आ रहे लोगों को रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेड लगाए। तोड़ने की कोशिश हुई तो पुलिस ने इन पर डंडे भी बरसाए, लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी, अराजकता और आगजनी। तो पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा हो रही है, रह रहकर आगजनी हो रही है, शहर शहर अराजकता की स्थिति है। दावे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के किए जा रहे हैं, लेकिन शायद मौका देखते ही अशांति के बारूद में तीली जलाई जा रही है। कौन कर रहा है ये सब? पश्चिम बंगाल की पुलिस दंगाइयों पर नकेल कसने में नाकाम क्यों है? हालांकि मुर्शिदाबाद के मुजरिमों की धरपकड़ जारी है, 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन सवाल तो यह है कि बंगाल में हिंसा के रक्त बीज को किसकी शह मिली हुई है? क्या इन सब के पीछे वोट बैंक की सियासत है? जो अभी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि केंद्रीय बाहिनी को यहाँ से हटाया जाए। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना। ये बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी की सरकार की निकम्मियां, उनकी लापरवाही। राज्य सरकार हिंदुओं की रक्षा में पूर्णतः असफल रही है। ममता बनर्जी रक्षक है, भक्षक का काम कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। ममता बनर्जी ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं की जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो आग में घी डालने जैसे हैं। एक ओर वो शांति की अपील कर रहे हैं तो दूसरी ओर आंखें निकाल लेने जैसी भड़काऊ बातें भी कर रहे हैं। সকলের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায়, তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। बंगाल में हिंसा को लेकर, हिंदुओं के पलायन को लेकर एक बयान कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी आया, जो एक बार फिर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र की वकालत करते दिखे। देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है।
घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। और अब खबर यूपी से, जहां समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर घमासान छिड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज की बात हम कर रहे हैं, जिन्होंने मंदिरों में लोगों की आस्था पर, मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठाया। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। तो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहीं नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। भाई मुसलमानों के विषय में तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जाए। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए, सही बताए। हम नकली हिंदुओं के लिए तो लिख दिए जाए, भर भर के गालियां लिख दिए और उसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं। इंद्रजीत सरोज के इस बयान पर अब बीजेपी भड़क गई है। कहा है कि समाजवादी पार्टी जानबूझकर एक रणनीति के साथ प्रभु श्री राम का अपमान कर रही है। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके अभियान पूर्वक रणनीति के साथ कैसे प्रभु राम का अपमान करे, कैसे रामचरितमानस का अपमान करे, गोस्वामी तुलसीदास का अपमान करे, सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाए, इसके पीछे उनका एक एजेंडा है। ये कोई उनके लिए, भीमराव अंबेडकर जी के लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं उमड़ रहा है, दलितों को लेकर के कोई सम्मान नहीं उमड़ रहा है। सनातनियों को अपमानित करना उनका एक हिडन एजेंडा है कि कैसे इसके आधार पर मजहबी वोटों का गोलबंदी कर सके। और आइए अब देखते हैं आईपीएल की खबरें फटाफट अंदाज में। चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। लखनऊ ने चेन्नई को 167 रन का लक्ष्य दिया। चेन्नई ने 3 गेंद पहले ही मैच जीत लिया। चेन्नई की 7 मैच में ये दूसरी जीत, लखनऊ के 7 मैच में ये तीसरी हार। महेंद्र सिंह धोनी ने लखनऊ के खिलाफ 11 गेंद पर 26 रन की मैच विनिंग पारी खेली। अपनी नाबाद पारी में धोनी ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। धोनी ने शिवम दुबे के साथ अर्धशतक की साझेदारी निभाई। शिवम दुबे ने 37 गेंद पर नाबाद 43 रन बनाए। लखनऊ के खिलाफ दुबे ने 3 चौके और 2 छक्के जड़े। शिवम ने आखिरी ओवर में चौका मारकर मैच भी खत्म किया। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत लय में लौटते दिखे। 6 मैच में फेल होने के बाद ऋषभ पंत ने चेन्नई के खिलाफ अर्धशतक लगाया। 49 गेंद पर 63 रन की पारी में पंत ने 4 चौके और 4 छक्के मारे, लेकिन उनकी टीम मैच हार गई। लखनऊ के इनफॉर्म बल्लेबाज निकोलस पुरन चेन्नई के खिलाफ सस्ते में आउट हुए। पुरन ने सिर्फ 8 रन बनाए। मिचेल मार्श भी 30 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई के रविंद्र जडेजा ने लखनऊ के खिलाफ 2 विकेट लिए। 3 ओवर में उन्होंने 24 रन बनाए। 24 रन दिए। जडेजा ने मिचेल मार्श और आयुष बडोनी को आउट किया। चेन्नई के नूर अहमद ने लखनऊ के खिलाफ किफायती गेंदबाजी की। 4 ओवर में नूर ने सिर्फ 13 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना। मुंबई इंडियंस के खिलाफ स्लो ओवर रेट के कारण उनकी मैच फीस काटी गई। संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत पर भी स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लग चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स को मिला चोट की वजह से बाहर हुए ऋतुराज गायकवाड़ का रिप्लेसमेंट। 17 साल के आयुष मात्रे को टीम में शामिल किया गया।
मुंबई के आयुष 9 फर्स्ट क्लास मैचों में 504 रन बना चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम होटल में लगी आग। हैदराबाद की बंजारा हिल्स में पाक हयात होटल में रुकी थी टीम। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। करुण नायर के आईपीएल कमबैक पर भावुक हुई पत्नी सनाया। सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें पोस्ट की। 2017 की पहली तस्वीर जब नायर दिल्ली डेयरडेविल्स से चुने गए थे और दूसरी 2025 की, इसमें नायर अपने बच्चों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में ही नजर आए। आईपीएल में आज पंजाब की टीम अपने घरेलू मैदान पर कोलकाता से भिड़ेगी। पंजाब के नए मुलानपुर स्टेडियम में अभी तक 2 मैच खेले गए हैं, जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 200 से अधिक रन का स्कोर बनाया है। कोलकाता और पंजाब के बीच मुकाबला भी काफी हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद है। पंजाब और कोलकाता के बीच अब तक 33 मैच हुए हैं। 33 में से 21 मैच में कोलकाता ने बाजी मारी है, तो वहीं पंजाब ने 12 मैच जीते हैं। पिछले साल पंजाब ने कोलकाता को हराया था। लखनऊ के निकोलस पूरन का ऑरेंज कैप पर कब्जा बरकरार है। 4 अर्धशतक के साथ पूरन ने अब तक 357 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात के साई सुदर्शन और तीसरे नंबर पर लखनऊ के ही मार्श बने हुए हैं। चेन्नई के नूर अहमद के सिर सजी है पर्पल कैप। उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर चेन्नई के ही खलील अहमद का कब्जा है, तो तीसरे नंबर पर लखनऊ के शार्दुल ठाकुर बने हुए हैं। आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में गुजरात की टीम टॉप पर बनी हुई है। दूसरे नंबर पर दिल्ली की टीम है, वहीं तीसरे नंबर पर बेंगलुरु की टीम का कब्जा है। तीनों ही टीमों के बराबर अंक है, लेकिन गुजरात का रन रेट सबसे बेहतर है। बंगाल में हिंदुओं के ऊपर, सनातनी के ऊपर जो लूट चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी एक भी शब्द नहीं बोल रहे। लूट कर लिया है, इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो, पीटो, लूटो, जो भी करो। ये ममता बनर्जी की सरकार की लापरवाही, अनदेखी से आज सारे बंगाल धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जैसे हालात हैं, उसके बाद उसे अंधेर नगरी ना कहें तो क्या कहें। एक राज्य जहां जनता की चुनी हुई मुखिया है, कानून है, व्यवस्था है, लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ नाम के लिए है। 8 अप्रैल से वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ हिंसा का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल यह है कि जब पहले से ही माहौल संवेदनशील था, हिंसा भड़कने की आशंका थी, तो ममता बनर्जी का पूरा सिस्टम सोया क्यों हुआ था। आज हर तस्वीर ममता दीदी से अपने जख्मों का हिसाब मांगेगी और दीदी को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है। परमानेंट टू बीएसएफ कैंप यहाँ होना चाहिए एकदम। कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस है, इसके ऊपर हमारा कुछ भरोसा नहीं है। देख रही है ना दीदी, सुन रही है ना, ये आपके ही राज्य पश्चिम बंगाल के लोग हैं जिनका आपसे और आपके पूरे सिस्टम से भरोसा ही हट गया है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है।
किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जब उसके राज्य की जनता का भरोसा पूरी व्यवस्था से ही हट जाए। दो दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है। और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। सब टैंकी होंगे, सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के मतलब कुछ भी ये नहीं है यहाँ पे। रोते बिलखते इन लोगों को ममता से इंसाफ की कोई उम्मीद तक नहीं है। कि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है, नंबर 1, नंबर 2 ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं किया है। हम लोग उसको बुलाते रहे लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। इलाका का सिचुएशन तो बहुत ही खराब है, बहुत ही डरावना मचा हुआ है। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और ऐसा सिचुएशन क्यों आया है उसका भी सॉल्व चाहिए हम लोगों को। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में हिंसा का कैसा तांडव हुआ उसे समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस की एक जीप बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रही है और दंगाइयों की ये भीड़ जीप को खदेड़ रही है। कितना खौफनाक दृश्य है। पुलिस वाले धीरे धीरे गाड़ी को पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन भीड़ को देखिए जो किसी भूखे भेड़िए की तरह झपट्टा मारने पर उतारू है। ममता दीदी, अगर आपके राज्य में पुलिस व्यवस्था का लोगों के बीच डर होता तो भीड़ ऐसा करने की हिमाकत नहीं करती। पुलिस की जीप के शीशे तोड़ दिए गए। हाथों में तिरंगा है लेकिन उसी हाथ से कानून को तोड़ने का कोई खौफ नहीं है। सारे पुलिस वालों को पता था कि ये मुद्दा गर्मा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की लापरवाही की चलते आग भड़क गई। पुलिस वालों की जीप आग के हवाले कर दी गई और पुलिस वाले डर की मारे भागने लगी। किसी की दुकान पे नहीं तो किसी के कमरे में जाके खुद को बचाने लगी। सिर्फ गाड़ियां तहस नहस नहीं हुई, मुर्शिदाबाद जिले में तो घर और दुकानों को भी फूंक दिया गया। हम लोग अभी है मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज। यहाँ पर एक दुकान के सामने हम हैं। दुकान को अगर आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे तोड़फोड़ किया हुआ है। और जो तोड़फोड़ यहाँ पे किया गया है, सिर्फ ये दुकान पे ही नहीं, यहाँ पर एक घर है जहाँ पर बहुत सारा लोग ऊपर में रहते हैं और यहाँ पर एक होटल भी है। वहाँ पर देखने में आया है कि सभी घर में ऐसा ही तोड़फोड़ का जो कोशिश वो हुआ है। हम लोगों का घर, ये लोगों का मकान वकान सब कुछ जला दिया और हम लोगों का घर में भी टंकी उनकी सब एक या ट्रेन से लेकर बसों तक को निशाना बनाया गया। वो लोग बहुत अच्छा काम कर दिया। मुर्शिदाबाद में हिंदू नरसंहार कर दिया और मोथाबाड़ी में हिंदू शॉप और हिंदू घर लूट लिया ना, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन मीटिंग होगा और फिराद हाकिम उन्होंने बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब देश के मन में सवाल है कि आखिर हिंसा हुई क्यों? तो हिंसा के पीछे है वक्फ कानून, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए कहा था कि भले ही ये कानून देश में लागू हो जाए लेकिन वो इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा?
कैसे निकल सकते हैं? अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की जमीन खुद तैयार की है। कुछ ही घंटे में बीएसएफ आ गया, मुर्शिदाबाद ठंडा कर दिया। अब बीएसएफ ठंडा कर सकता है तो ममता बनर्जी का पुलिस क्या चूड़ी पहन के बैठा है? हाँ, ठंडा करना नहीं चाहते हैं, ऑर्डर नहीं देंगे, बैठा कर रखेंगे, टेबल के अंदर छुप जाएगा हमारे पश्चिम बंगाल का पुलिस और हमारे हिंदू भाई बहन लोग का मार दिया जाएगा। ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ममता बनर्जी चाहते हैं दंगा लगे। आप एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको सीट से उतरने में, आपको अरेस्ट किया जाए। और आज आप रायट लगा रहे हैं, आपको अरेस्ट किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा विपक्ष वक्फ कानून के विरोध में है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि राज्य की कानून व्यवस्था को ही ताक पर रख दिया जाए। ममता दीदी, पश्चिम बंगाल में तो लॉ एंड ऑर्डर आपका जिम्मा है, पुलिस आपके कहने पर चलती है, फिर आपकी पार्टी के नेता मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए भी केंद्र सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ये जो थोड़ा बहुत झमेला होता है इधर उधर, ये खाली बंगाल में नहीं सारा देश में होता है। इसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वक़्फ़ बिल और वो जो जबरदस्ती। इसे कुतर्क न कहे तो क्या कहें? राज्य आपका, पुलिस आपकी, सिस्टम आपका, लेकिन हिंसा पर सवाल पूछो तो कहेंगे पूरे देश में होती है और जिम्मेदार केंद्र सरकार है। 4 घंटे से हम लोग लड़ रहे थे, देखिए घर के सब घर आग लगा दिया, सिलेंडर मिलेंडर सब जला दिया, सब घर अगला आसपास में मंदिर तो इस बार बिना विधानसभा और पंचायत चुनाव के ही हिंसा का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि हिंसा का ये शोर आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूट करता है। ममता बनर्जी की राजनीति को ये शोर सूट करता है क्योंकि ममता बनर्जी को मुस्लिमों के वोट चाहिए। जहां तक बात मुर्शिदाबाद की है, 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और हाल ही के करीब सभी चुनावों में ममता की पार्टी ने हर सीट पर जीत हासिल की है। मुर्शिदाबाद के सभी तीनों सांसद ममता के तृणमूल कांग्रेस के ही हैं, जबकि राज्य विधानसभा में मुर्शिदाबाद के 22 में से 20 सदस्य टीएमसी के हैं। इतना ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद इकलौता ऐसा जिला है जहां 1901 के बाद से मुस्लिम आबादी हमेशा से ही हिंदुओं से ज्यादा रही है। और अब मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि हिंदू परिवार इलाके से पलायन कर रहे हैं और नजदीकी स्कूलों में शरण ले रहे हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों? इसके लिए आपको ममता के बयानवीरों के कुछ बयान सुनवाते हैं। আমরা কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 কত লাগবে? सुना आपने? ये ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं, जो वक्फ कानून के विरोध में भड़काऊ बयान दे रहे थे। ममता के अगले बयानवीर सांसद को सुनिए, जो आंख निकालने की धमकी दे रहे थे। আছেন আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের, তেমন আমাদের। একটার পর একটা ভারত মায়ের যে অলংকার, সেই অলংকার একটার পর একটা তারা বিক্রি করতে চাইছে। অবশেষে তারা ওয়াকফ সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য দিয়েছে। ये टीएमसी सांसद पापी हल्दर हैं, जो वक्फ की संपत्ति पर नजर रखने वाले की आंख निकालने और हाथ तोड़ देने की धमकी दे रहे थे। क्या ये सांसद की भाषा है? जिस राज्य के मंत्री और सांसद जब कानून को अपने हाथ में लेने की ऐसी अपील करेंगे और उनकी सीएम धृतराष्ट्र बनकर सब कुछ होने देंगी, तो फिर उस राज्य से तो दूसरे समुदाय के पलायन की ही तस्वीरें सामने आएंगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट की हैं और उनके मुताबिक ये मुर्शिदाबाद के धुलिया के वो परिवार हैं जो हिंसा के बाद डर से नदी को पार करके पलायन कर रहे हैं। दांगा के बाद इसका घर जला दिया हो,
150 घर जल दिया। उसके बाद यहाँ पर सब हक्कार इज्जत बचाने के लिए सब यहाँ पर चलाया। नदी है, नदी के ऊपर था, हम लोग गया नौका से, बोट है, बोट पर ले आया। नहीं सर, कुछ नहीं लेके नहीं आ पा रहा हूँ सर। ये सिर्फ गेंजी और प्यार नहीं, इसका सिवा कुछ नहीं, पैसा टैसा कुछ नहीं। मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवारों के पलायन की दूसरी तस्वीर देखिए, जहां अपने घरों को छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग पश्चिम बंगाल के मालदा के रिलीफ कैंप में शरण ले रहे हैं। लेकिन पलायन की तस्वीरों पर नाकामी स्वीकार करने की बजाय ममता के मंत्री उसमें भी सुरक्षित बंगाल का एंगल ढूंढकर खोखली दलील पेश कर रहे हैं। घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। सिचुएशन की जो गंभीरता है उसको समझना पड़ेगा कि बंगाल आखिरकार बांग्लादेश बनाने के लिए कौन साजिश रच रहा है। जो साजिश रचने वाले हैं, जो उनको सपोर्ट देने वाले हैं, जो खाद पानी दे रहे हैं, उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।